तीसरी चोटी। अतवार 26 जुलाई 2005 पापा की ढेर सारी दुआएं लेकर वो गेट के करीब से बाहर खड़ी टूर कंपनी की बस में चढ़ गई। इसका गाइड कम ड्राइवर जफर इसका सामान लोड करके ड्राइविंग सीट पर आ गया। बस में इसे 4 अनजान चेहरे दिखाई दिए थे। वो एक निस्बतन पिछली सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गई। निशा या वो तुर्क स्याह अभी तक नहीं आए थे। खुले शीशे से आती ठंडी हवा इसकी आंखों को बंद कर रही थी। इसने शीशा बंद कर दिया और लेयर्स में कटे स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा। दफतन इसे दूसरे मुसाफिरों का ख्याल आया। इसने एक सरसरी निगाह इन पर डाली। इसके बाएं तरफ वालों नशिस्तों की कतार में इसके बराबर एक कम उम्र लड़की बैठी थी। उम्र बमुश्किल 20-21 साल, कंधों से ऊपर आते खुले बाल जो माथे पर बैंड्स की सूरत में कटे थे और गोरी रंगत। वो महवियत से सड़क के किनारे भागते दरख्तों को देख रही थी। इसमें सफ़ेद ट्राउज़र, घुटनों तक कुर्ता पहन रखा था और पाँव में सैंडल थे। दूसरे मुसाफिरों में 50-55 साल एक अंकल थे, गालिबन कोई रिटायर्ड अफसर या कोई अमीर बिजनेसमैन। वो खासे वजीह थे और सबसे अगली सीट पर बरजमान थे। इसके अलावा एक जोड़ा था, बीवी कदरे करख्त और नकचड़ी सी लगी, अलबत्ता मियाँ बीबा सा था। परिशे को क़ियाफ़तशनासी से गहरी दिलचस्पी थी। सुबह 6 बजे कोई वक्त है जाने का। मुझे सोने भी नहीं दिया। निशा इसके मुकाबले आकर बैठी तो बस जो निशा को पिक करने रुकी थी फिर चल पड़ी। सो जाओ, लंबा सफ़र है, इसने निशा की ख्वाबदीदा आंखें देखकर कहा। जफ़र ने अपना आखिरी मुसाफिर एक आला दर्जे के होटल से उठाया था। वो बस में दाखिल हुआ और परिशे की तवक्कुआत के बरक्स इन दोनों की जानिब आने की बजाय रिटायर्ड साहब के साथ वाली खाली नशिस्त पर बैठ गया। इसने तो गर्दन को जुम्बश देकर इन दोनों की तरफ देखा तक नहीं था, चूँकि वो इनसे काफ़ी आगे बैठा हुआ था और वो भी बाईं कतार में। सो इसका मख्स दायां कंधा, बाजू और सर ही पीछे से देख सकती थी। लाइट ब्राउन शर्ट, सफ़ेद पैंट, वहीं कल वाली स्लीवलेस हल्की सी टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में लटकता मफलर, पाँव में जॉगर्स। वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आज इसके सर पर एक पी कैप भी थी। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर नशा की तरह सो गई। कोई 2 घंटे बाद इसकी आंख खुली। वो लोग अभी तक हालते सफ़र में थे। निशा जाग चुकी थी। इसने चोर नज़रों से अफक को देखा। वो अपने फ़ोन के बटन से खेल रहा था। सुनो परी, तुम्हें ये शख्स अच्छा नहीं लगा? नहीं, और मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। मगर मैं करना चाहती हूँ, निशा बज़िद थी। ठीक है, फिर जाकर इसी के पास बैठ जाओ। बकिया सारा रास्ता खामोशी से कटा। दिन चढ़े बस पेशावर की हदूद में दाखिल हुई। सड़कों पर खासा रश था। अपने जोबन पर चमकता सूरज शहर को झुलसा रहा था। कितनी गर्मी है यहाँ, हालांकि पेशावर पहाड़ों पर वाक़या है। यार, इससे ठंडा तो हमारा इस्लामाबाद था। निशा को अपना शहर याद आया। टूर कंपनी ने पहले से एक मुतवस्सित दर्जे के होटल में इनकी बुकिंग करवा रखी थी। इस होटल के बाहर तंग सी सड़क पर बेतहाशा रश था। सड़क के अच्छे खासे हिस्से पर रेडी वालों का कब्जा था। गाड़ी एक डलवान पर चढ़कर होटल के पार्किंग एरिया तक आई। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। नॉट बैड, बस से निकलकर निशा ने तबसरा किया। परी होटल की बुलंद इमारत को देखने के बजाय इस सुकून को महसूस कर रही थी जो इतनी देर एक ही जगह बैठे रहने के बाद खड़े होकर इसकी टांगों को मिला था। तुर्क स्याह इन दोनों से फासले पर खड़ा, सफ़ेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले, आंखें सकेड़े अतराफ का जायजा ले रहा था। वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मुस्कुराया। परिशा ने निगाहों का रुख बदल लिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम? वो इनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें पहचानते हैं। निशा को इसका पूरा रास्ता नो लिफ्ट ना देना बहुत खुला था। सो तंज किए बगैर ना रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए, ज़रा कहीं पहुंच जाएं तो आराम से गपशप करते हैं। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। प्रीशा इन दोनों को छोड़कर इस टीनेज लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। 246 नंबर कमरे में पहुंचकर जफ़र ने चाबी इसके हवाले की। वो ट्रिपल बेडरूम इसको निशा और इस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफ़क़ इन दोनों से ये कहकर साथ वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर परिशा जहांज़ेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इसने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं इरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है परिशा। वह रुकी और तस्दीक करने वाले अंदाज में बोली। परिशा आपी। आपी। इन दोनों ने बेड पर बैठते हुए कदरे हैरत से इसे देखा।
दरअसल मैं पाकिस्तानी कज़न्स को अगर बगैर आपी बाजी कहे बुलाऊं तो दादो अंग्रेज़ कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला है कि किसी पाकिस्तानी लड़की को आपी बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी। खाना उन्होंने साथ ही खाया। तब तक तारुफ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। इरसा का ताल्लुक लाहौर से था, मगर वो पली बड़ी इंग्लैंड में थी। उर्दू लिख और पढ़ सकती थी, मगर बोलती बहुत मुश्किल से थी। इसके पास इस कम उम्री में भी एक अच्छा अल्पाइन रिकॉर्ड था। वो ज़्यादातर यूरोपीय अल्पस सर कर चुकी थी। इसके अलावा तिब्बत में इसने शीशा पंगामा और चोयो को सर किया था। तो तुम अफक के साथ राका पोशी जा रही हो? निशा को वह मासूम और ज़हीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, इसने सर हिला दिया। राका पोशी मेरे नावल की मीटिंग है, और मैं बताना भूल गई, मैं राइटर भी हूँ। 2 नावल लिख चुकी हैं और ये मेरा तीसरा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल? प्रेषी को खुशगवार हैरत हुई थी। इरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? इसे दिलचस्पी हुई। एक को पैमालिया हीरो और एक को पैमालिया हीरोइन की राकापोशी सर करने की रोमानवी दास्तान। वो मज़े से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंड हैप्पी करोगी या ट्रेजिक? ट्रेजिक, क्योंकि ट्रेजिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी राकापोशी? आप बता रही थी कि आप भी क्लाइंबर हैं। हाँ, मैंने क्लैम्बरिया के 2 स्कूल लीक डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज किए थे, मगर मैं राकापोशी नहीं आऊँगी कि मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कैम्बरिया के 2 से? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। और स्विस एल्पस के अलावा मैंने एस्पायंस को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। ओह, वैसे आप आती तो मज़ा आता। अफक भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी इनसे मुलाकात फ़्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे थे और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। इससे पहले कि वाफक नामा शुरू करती, प्रेषी ने इसके बाद काट दी। इरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही इसे नींद ने आन घेरा। फिर वो शाम तक सोती रही। इरसा और निशा सुबह तड़के ही उठ गई थी और बावाज़ बुलंद गप्पे हाँकते हुए उन्होंने इसे भी जगाड़ डाला था, मगर वो आंखों पर बाजू रखे सोती बनी रही। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेषी का दिल जोर से धड़का था। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, मगर वो जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, अफक अरसलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ अच्छी लड़कियों? इसका शरारत से खनकता लहजा प्रेषी की स्माइल से टकराया। इसकी आंखों पर बाजू ना होता तो वो शायद इसकी पलकों का इर्तिकाज देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लग रहा। आओ बैठो। वो इतना महज़ब, शाइस्ता और हंसमुख था कि निशा और इरसा फ़ौरन इसके लिए उठ खड़ी हुई और इसे कुर्सी पेश की। यूं ही समझ लो। वो प्रेषी के बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी और बेड की पाइंती के दरमियान फासला कम था, जगह तंग थी, और वो बैठ तो गया था मगर इसके जॉगर्स का सिरा छू रहे थे। वो इस सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ और बतौर एक अच्छे स्याह मैं कोई लम्हा फारिग नहीं बैठना चाहता। सो फिर तुम लोग बताओ, शाम क्या प्रोग्राम है? इसे महसूस हो रहा था कि बोलते हुए भी भटक भटक कर अफक की निगाह इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसने अपने सफ़ेद बाजू के ओट में आधा छुपा रखा था। कंबल भी गर्दन तक ले रखा था, सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा खुला था। परी उठ जाए तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तुम्हारी दोस्त बहुत ज़्यादा सोती है क्या? इसके अंदाज से प्रेषी को लगा वो जान गया है कि वो सो नहीं रही। नहीं, आज बस ज़रा थक गई है। तुम अपना प्रोग्राम बताओ। मैं आज तुम्हारे पेशावर के बाज़ार यहीं कैंट और सदर वगैरह खंगालने का सोच रहा हूँ। बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन कल देखूँगा। तो फिर हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं अफक भाई। अहमद साहब और इफ्तिखार फैमिली की मर्ज़ी, वो जहाँ भी जाएं, या फिर इनसे पूछ लें। इरसा मुतज़ब्ज़ब थी। वो कपल बहुत रिजर्व है। वो यकीनन हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। अहमद साहब तो आधा घंटा हुआ कहीं चले भी गए हैं। फिर हम चारों साथ चलते हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। परी के कान खड़े हो गए। मगर क्या? मगर हो सकता है तुम्हारी दोस्त को कोई इतराज़ हो। अरे नहीं, वो बहुत नाइस और स्वीट है, इसे कोई इतराज़ नहीं होगा। वैसे निशा, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। प्रेषी ने एक झटके से कंबल उतारकर और तेजी से सीधी हुई। मैंने ऐसे कब कहा था? अफक का चेहरा बेख्तियार बुलंद हुआ। इसे अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी हुई। निशा और इरसा कदरे हैरान थी। उन्हें अभी लतीफ़ा समझ में नहीं आया था। तुम उठ गई, मैं समझी सो रही हो।
मेरे सर पर जो तुम लोग गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मैं भला कैसे इसको उनसे सो सकती थी। अपनी शर्मिंदगी छुपाने को इसने गुस्से का सहारा लिया और बिस्तर से नीचे उतर गई। ड्रेसिंग रूम जाने के लिए रास्ते में अफ़क की लंबी टांगें हायल थी। इसे करीब आता देखकर इसने पैर समेट लिए। वो पैर पटकते हुए इस तंग जगह से गुजरी। सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो मुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजरत करने लगा, मगर वो झंझलाती हुई जोर जोर से अलमारी के पट खोल बंद कर रही थी। अच्छी लड़कियों, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो परी ने किन अखियों से इसे देखा। हमेशा की तरह शर्ट के आस्तीने आदि मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद वेस्ट जैकेट, गर्दन के गिर्द बंधा बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, इरसा ने ताबेदारी दिखाई। वो मुस्कुराते हुए एक निगाह प्रीशे पर डालकर बाहर निकल गया। वो उफ कहते हुए कलस कर रह गई। इस 15 मिनट में प्रीशे ने कोई 200 दफ़ा इन दोनों को ज़रूर प्रोग्राम बनाना था। तुमने इसके साथ सुनाया था। निशा डेट बनी सुनती रही। इरसा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये प्रीशा आपी की कोई लड़ाई हुई है अफक भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट हैं। ये सदियों की दास्तान है, तुम्हें एक शाम में समझ नहीं आ सकती। निशा ने आह बह कर कहा था। हेयर ब्रश करते हुए प्रीशा के हाथ एक लम्हे को थमे थे। वो अंदर से कांप कर रह गई थी। पलट कर एक शाकी नज़र निशा पर डाली और दूसरी अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर। निशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अरसा के सर के ऊपर से सब कुछ गुजर गया था। वो पैर पटक कर बाथरूम में चली गई। निशा के बाद वो अमूमन माना नहीं करती थी, मगर अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। निशा और अरसा चली जाती तो इसने भला क्या कसूर किया था जो वो अकेली इस छोटे से कमरे में बैठी रहती। यूँ भी अफक के साथ मार्केट जाना इसे बुरा नहीं लग रहा था, अलबत्ता यूँ जाहिर करना वो अपना फ़र्ज समझ रही थी। पार्किंग एरिया में खड़ी टूर कंपनी की बस के साथ टेक लगाए खड़ा अफक इनका इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखकर सीधा हो गया। एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। पिकअप अब भी इसके सर पर थी। कैंट चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है। इनकी रहनुमाई करते हुए वो होटल के पार्किंग एरिया से नीचे सड़क तक जाती डलवान से उतर रहा था। तुम तुर्की से आए हो या सूबा सरहद से? निशा को इसकी पेशावर और इर्द गिर्द के मुतालिक मालूमात हैरान करती थी। वो बेख्तियार हंस पड़ा। बस पिछली दफ़ा इधर आया था तो खासे दिन यहाँ गुजारे थे, इसलिए आइडिया हो गया है। पिछली दफ़ा कब आए थे? 2 साल पहले। वो लोग डलवान उतर कर नीचे सड़क पर आ चुके थे। सड़क अच्छी खासी खुली थी, मगर फलों की रेडियों और ख्वांचा फरोशों के बाहमी तावन से अब बहुत तंग हो चुकी थी। इस जगह होटल थे या पीसीओ? 2 साल पहले क्या सैर व सियाहत के लिए आए थे? रेडियो से दोनों तरफ में गिरी सड़क पर रास्ता बनाकर चलना बहुत मुश्किल था, फिर भी वह बहुत ध्यान से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, सैर व सियाहत के लिए ही। और बोलते बोलते वह यकदम खामोश हो गया। और बस कुछ काम था, वो साफ टाल गया था। निशा अखलाकियात से इतनी तो आगाह थी कि अगर वो टाल रहा है तो वो इस काम की तफसील ना पूछती। अफक ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला अंग्रेजी से नबल था, सो किराया का मामला निशा ने ही तय किया। कैंट की खूबसूरत दुकानों के बाहर आहिस्तगी से चलते हुए वो चारों खासी देर तक विंडो शॉपिंग करते रहे। फिर अरसा इनको छोड़कर सईद बुक बैंक की जानिब चलेगी। वो तीनों एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। ये इत्तेफाक ही था कि जब निशा मुख्तलिफ ईयररिंग्स देख रही थी तो अपने डीली पोनी को कसते हुए प्रीशे के बालों को जकड़ा। रबड़ बैंड टूट गया। इसके बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिर गए। निशी, तुम्हारे पास कोई कैचर है? अपने लंबे लेयर्स में कटे बालों को संभालती हुए परेशानी से निशा से पूछा। अपना खरीदते हुए तुम्हें मौत पड़ती है? वो बहुत मसरूफ थी, सो कट से बोली। दफ़ा हो जाओ। बुड़बुड़ाते हुए सामने शोकेस पर पड़ी बास्केट में रखे कैचर्स और पोनियाँ देखने लगी। ये कैसा है? इसने चौंक कर सर उठाया। अफक के हाथ में एक कैचर लिए इसे दिखा रहा था। इसने नजरें झुकाकर कैचर को देखा। वो सिल्वर कलर का था। इसके एक तरफ गोल बड़ा सा फेरोजी रंग का पत्थर, जबकि दूसरी तरफ सब्ज और नीला 2 रंगा पत्थर जड़ा था। अच्छा है। इसने खूबसूरत कैचर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अफक ने वो इसकी हथेली पर रखना चाहा। पकड़ते पकड़ते वो जमीन पर गिर पड़ा। वो घबरा कर झुकी और कैचर उठा लिया। इसके 2 रंगे पत्थर के दरमियान जर्ब लगने से एक हल्की सी सीधी लकीर पड़ गई थी। टूट तो नहीं गया? वो पूछ रहा था। इसने नफ़ी में गर्दन को जुम्बश दी, फिर इसे नज़रअंदाज करके सेल्समैन से कीमत पूछी। 250 रुपये। अफक ने पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ाए। सॉरी, ये मैं खुद खरीदूंगी। इसने दबी आवाज़ में इसे टोका। मैं इस लालच में तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा हूँ कि कल तुम मुझे भी कोई गिफ्ट करोगी। मैं गिफ्ट नहीं लेती हूँ, न देती हूँ। इसने पर्स से पैसे निकाले।
मगर मैं देता भी हूँ और लेना भी पसंद करता हूँ। वह बज़िद था। इसे नज़रअंदाज करते हुए उसने पैसे सेल्समैन को थमाए। खाकी लिफाफे में पैक किया गया कैचर निकालकर बालों में लगाया और निशा की तरफ आ गई। अरसा के आने और निशा की शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद वो लोग बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा फैल रहा था। शॉप्स के अंदर और बाहर रोशनियां जगमगाने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स भी रोशन हो गए थे। रात के खाने के लिए तुम लोगों को पेशावर के बेहतरीन रेस्टोरेंट ले चलूं? वो इनके दाएं तरफ जेबों में हाथ डाले सामने देखते हुए चल रहा था। वो इसकी जानब देखने से गुरेज कर रही थी। पीसी? ऐसा ने झट पूछा। नहीं, मैं बदमज़ा बासी और फीके कानों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता। मैं तुम्हें एक बेहतरीन जगह लेकर जा रहा हूँ। शहरी तंगोतरीक गलियों से टैक्सी में गुजरते हुए उन्हें वो एक ऐसी तंग गली में लेकर आया जहाँ बेतहाशा तीसरे दर्जे के रेस्टोरेंट बने हुए थे। फिजा में हर तरफ मज़ेदार खुशबू फैली थी। वो इन्हें नमक मंडी ले आया था। प्रीशे को हैरत हुई। वो इसके मुल्क को इससे ज़्यादा जानता था। नमक मंडी की नमक वाली कड़ाही खाकर जब वो लोग वहाँ से निकले तो निशा ने बेख्तियार पूछ लिया, तुम अगर इन जगहों पर इतनी दफ़ा घूम चुके हो तो अब फिर क्यों इधर आए हो? यही तो मैं कह रही थी। अच्छे भले हम जुलाई में ही राका पोशी क्लाइंब शुरू कर देते। ख्वामहा इधर आने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं उफक भाई को अचानक इन इलाकों का विजिट करने का ख्याल क्यों आ गया और मुझे भी साथ घसीट लाए। इरसा बेख्तियार बोल उठी। उफक ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने होटल के कमरे में वापस आकर निशा पर रतबुल एहसान थी। मैंने इतना सॉफ्ट, नाइस और अच्छा इंसान ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। और नहीं तो क्या, जितनी मालूमात इन इलाकों के मतलब उन्हें, मेरा ख्याल है वो एक बहुत कामयाब सफ़रनामा निगार बन सकते हैं। रहने दो इरसा। वो जो टीवी ट्राली के पास खड़ी बोतल मुंह से लगाए पानी पी रही थी, कदरे चिढ़कर बोतल मुंह से हटाकर बोली, ये मगरबी दुनिया के लोग हमारे मुल्क में आकर मालूमात इसलिए इकट्ठी नहीं करते कि आलमी दुनिया का हमारा सॉफ्ट इमेज दिखाएं, बल्कि तो अगर तुम इन गोरों के सफ़रनामे उठाकर पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये लोग हमारे बारे में क्या क्या जहर उगलते हैं। हमें जहल, पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं। तुम्हारे ये फ़क्र इस्लान भी तुर्की जाकर यहीं काम करेंगे। सफ़रनामा लिखकर आलमी बरादरी को ये बताएंगे कि ये हमारा मुल्क कितना कदामत पसंद, गरीब और सहूलियात से नाबल्द है। यहाँ कितनी गंदगी और बदनज़मी है। ये सारे एक जैसे होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले। बोतल रखकर वो पलटी तो साकत रह गई। उफक लब बेंचे दरवाजे के बीच खड़ा था। वो यकीनन टैक्सी का किराया अदा करके उन्हें शबा खैर कहने आया था, और चूंकि वर्षा के लिए इंग्लिश में बात कर रही थी तो ना सुन लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो एकदम तेज तेज कदम उठाता राहदारी से वापस पलट गया। निशा और इरसा ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। इसकी नाराज़गी वो महसूस कर चुकी थी। एहसास तो इसे भी था। अंदर से वो बहुत परेशान और बेचैन भी थी। खामोशी से लेट गई और तकिया मुंह पर रख लिया। तुम्हारे पैसे? निशा ने इसकी बेड साइड टेबल पर 250 रुपये रखे तो इसने हैरत से तकिया चेहरे से उठाया। कौन से पैसे? वो इस ज्वेलरी शॉप वाले ने वापस किए थे। कह रहा था कि तुमने जायद दे दिए हैं। तुम इस वक्त अरसा से बात कर रही थी, मैं देना भूल गई। इसके अंदाज में हल्की सी खफगी थी। वो कुछ देर तो बोल ही नहीं सकी। कैचर जो इसने बहुत इस्तेहकाक से लगा रखा था, इसकी अदागी इस शख्स ने की थी जिसकी वो चंद मिनट पहले बेइज्जती कर चुकी थी। इसका दिल चाहा कि वो 250 रुपये इसी वक्त इसके मुंह पर मार आए, और वो मार भी आती, मगर इसने अहमद साहब के साथ कमरा शेयर किया था और फिर जो कुछ वो कर चुकी थी सो अब मजबूरी थी। वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। पैसे इसने पर्स में रख लिए। जितना वो इससे दूर भागने की कोशिश करती